हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज हम जो पोएम पढ़ने वाले हैं वो है द सॉलिटरी रीपर, विलियम वर्ड्सवर्थ की जो फेमस पोएम्स हैं उनमें से एक। सबसे पहले हम पोइट के बारे में जान लेते हैं। जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे उनका जन्म 1770 कोकरमाउथ कुंबरलैंड में हुआ। फिर 1850 में उनकी डेथ हो गई। ये नेचर लवर पोइट माने जाते हैं। इनकी जो पोइट्री है वो जॉय की पोइट्री हुआ करती है, यानी कि जो खुशी प्रदान करें। इनकी पोइट्रीज़ में इमोशंस पाए जाते हैं, ठीक है। और ये इंग्लिश पोइट हैं, रोमांटिक एज के, ओल्डर जनरेशन के। इन्होंने ही लिरिकल बैलेड्स का पब्लिकेशन किया था 1798 में एस टी कॉलरिज के साथ मिलकर के, जिसके बाद रोमांटिक एज की शुरुआत हुई, मतलब यहीं से शुरुआत हुई। साथ ही 1843 से इनकी डेथ तक इन्हें पोइट लॉरिएट के रूप में जाना जाता है, यानी कि राष्ट्र कवि। और ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। उसके जो आइडियल्स थे, इक्वलिटी, ब्रदरहुड, ये जो इसके लिबर्टी, इसके जो आइडियल्स थे उससे ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। साथ ही ये अपनी पोइट्रीज़ में चाइल्डहुड, बचपन और नेचर को इन्होंने ग्लोरीफाई किया है, उसकी भव्यता को दर्शाया है इनकी पोइट्रीज़ में, जैसे कि टिंटर नेबे और एन ऑड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी। साथ ही इन्होंने जो सिंपल टॉपिक होते हैं लाइफ और नेचर के, उस पर छोटी शॉर्ट पोएम्स भी लिखी। इनकी मेन कलेक्शंस की बात करें तो 4 एडिशन लिरिकल बैलेड्स के, 1798, 1800, 1802 और 1809। इनका एक पोएम्स का जो कलेक्शन है, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स, जो 1807 में पब्लिश हुआ, वो बहुत ज़्यादा फेमस कलेक्शन है पोएम्स का, जिससे हमारी जो पोएम है द सॉलिटरी रीपर वो ली गई है, या इसी में वो पब्लिश की गई थी, ठीक है। साथ ही और इनकी मेन कलेक्शन में आता है द प्रील्यूड, 1850 में जो पब्लिश की गई। तो यही था विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में मेन। अब हम पोएम की बात करते हैं। सबसे पहले टाइटल देखते हैं, द सॉलिटरी रीपर का क्या मतलब है। सॉलिटरी मतलब एकांत, और रीपर यानी अकेली काम कर रही लड़की। सॉलिटरी यानी एकांत और रीपर यानी फसल काटने वाली अकेली लड़की, ठीक है। तो इस पूरे टाइटल का मतलब है कि एक लड़की जो कि एकांत में फसल काट रही है। ये जो पोएम है ये 1805 में कंपोज्ड की गई, रची गई, और 1807 में ये पब्लिश की गई। किसके अंदर? पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स के अंदर, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि पोएम इन 2 वॉल्यूम से ये पोएम द सॉलिटरी रीपर एक्सट्रैक्टेड है, ठीक है। ये जो पोएम है ये हमें दर्शाती है पावर म्यूज़िक और नेचर की। मतलब कैसे कि जो पोइट है उनको उस लड़की का गाना समझ में नहीं आ रहा है, जो वो दुख भरा सा गीत गा रही है ना, वो स्कॉटलैंड की भाषा, स्कॉटिश भाषा जो पोइट को नहीं आती उसमें गा रही है, लेकिन उन्हें वो समझ में नहीं आ रहा है इस वजह से। लेकिन उसके जो इमोशंस हैं, जो ट्यून है, सॉरोफुल ट्यून, वो उनके दिल को घर कर जाती है, यानी कि उनके दिल में बस जाती है। तो इसमें पावर बताई गई है म्यूज़िक और नेचर की, जो कि इस पोएम की थीम है। इंट्रोडक्शन के रूप में बताऊँ तो सॉलिटरी रीपर एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस्ड पोएम है, यानी कि वास्तविकता में अपनी आंखों से देखा हुआ अनुभव है विलियम वर्ड्सवर्थ का। जब वो स्कॉटलैंड गए हुए थे 1803 में टूर पर अपनी बहन डोरोथी के साथ, वहाँ पर उन्होंने एक लड़की देखी थी, हाईलैंड मतलब पहाड़ों में एक लड़की देखी थी जो कि फसल काट रही थी और गाना गा रही थी। अल्टीमेटली ये जो पोएम है ये एक रियल मोमेंट जो कि उन्होंने देखा और जो उन्होंने गाना सुना उसको बताती है, जिसमें उन्होंने इमेजिनेशन का यूज़ किया है। जो एक छोटी सी याद, मेमोरी थी, उसको किस में बदलने के लिए? आर्ट और इमोशन, ये मेडिटेशन में बदलने के लिए, ठीक है। देखो, तो ये तो इंट्रोडक्शन था। थीम पावर म्यूज़िक और नेचर की, कब पब्लिश की गई, कब लिखी गई, ठीक है। बैकग्राउंड भी यही होगा कि उन्होंने स्कॉटलैंड में जब वो गए थे तो ये देखा उन्होंने, उसके ऊपर लिखी। प्रेरणा कहाँ से मिली? वो दृश्य देखकर मिली। फिगर ऑफ स्पीच इसमें यूज़ कई सारे हुए हैं। वियरी बैंड्स है इसमें, जिसमें ट्रांसफर्ड एपिथेट यूज़ हुआ है। ये क्या होता है? जो किसी फिगर का, किसी चीज़ का जो गुण है, विशेषता जो है,
किसी एक व्यक्ति में या वस्तु में जो विशेषता है उसको दूसरे पर जगह पर दूसरे वर्ड पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जैसे कि एग्जांपल से बताती हूँ कि आई हैव हैड सच अ वंडरफुल डे। तो इसके अंदर जो दिन था वो वंडरफुल नहीं था, जो उस दिन के हमारे एक्सपीरियंसेस थे, उन एक्सपीरियंसेस ने हमारे दिन को वंडरफुल बनाया। ठीक है, वो जो एहसास था, फीलिंग थी कि हमारे साथ बहुत कुछ अच्छा हुआ है, वो फीलिंग, वो वंडरफुल जो चीज़ें थी वो किस में ट्रांसफ़र हो गई? डे में। ऐसे ही यहाँ पर वियरी बैंड्स का मतलब है थका हुआ समूह। तो जो समूह होता है वो थका हुआ नहीं होता। समूह के अंदर के जो लोग होते हैं वो थके हुए होते हैं। तो वियरी क्या हो गया यहाँ पर? विशेषता हो गई कि वो लोग थके हुए हैं। तो जो वियरी थकावट है वो समूह पर ट्रांसफ़र कर दी गई, जबकि वो यात्रियों की थकावट है। ठीक है, और भी असोनेंस भी यूज़ किया गया है इसमें। अमंग अरेबियन है, मतलब रिपीटेशन हुआ है वोवल का फर्स्ट लाइन में, अरेबियन, अमंग। ठीक है, साथ ही प्लेनेटिव नंबर्स जो है उसमें मेटाफर यूज़ है, रूपक। ये प्लेनेटिव नंबर्स का मतलब होता है अनहैप्पी हैपनिंग्स, यानी कोई ऐसे काम जो अच्छे ना रहे हों, पहले हमारे साथ कोई चीज़ अच्छी ना रही हो, तो वो यहाँ पर यूज़ हुई है सैड सॉन्ग के लिए, लड़की के सैड सॉन्ग के लिए। स्ट्रक्चर और राइम स्कीम की बात करें तो पोएम 4 स्ट्रेंजाज में लिखी गई है। हर स्ट्रेंजा में 8 लाइन्स है, ऑक्टेव, 8 लाइन्स वाला ऑक्टेव। ऐसे 4 स्ट्रेंजा है, टोटल 32 लाइन्स की पोएम है ये, जो कि आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखी गई है। राइम स्कीम पहले और लास्ट स्ट्रेंजा में ABCB DDEE है, और जो मिडिल स्ट्रेंजा हैं 2, उनमें ABAB CCDD है। लैंग्वेज एकदम सिंपल लैंग्वेज है, विदाउट एनी कॉम्प्लेक्सिटीज़। तो बस यही थी सारी चीज़ें। क्रिटिकल एप्रिसिएशन अगर आपको समझाऊँ तो यही सारी चीज़ें ज़्यादातर उसमें लिखनी है आपको। इंट्रोडक्शन, लैंग्वेज, स्ट्रक्चर, राइम स्कीम, फिगर ऑफ स्पीच, साथ ही पोएट के बारे में भी लिखना है। और पोएम में और भी अच्छे से आपको फिगर ऑफ स्पीच वगैरह को एलेबोरेट करके लिखना है। पोएम के बारे में भी जो मेन चीज़ें हैं वो भी आपको लिख देनी है, कब कंपोज हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, जो भी मैंने आपको बताया है वो भी क्रिटिकल एप्रिसिएशन में काम आएगा। अब हम अपनी पोएम शुरू करते हैं। Behold her single in the field, yon solitary highland lass। देखो, ये जो लास है ये स्कॉटिश वर्ड है जिसका मतलब होता है लड़की। हाईलैंड यानी पहाड़ों पर रहने वाली, सॉलिटरी यानी एकांत, अकेली। यॉन का मतलब है ओवर देयर, वहाँ पर। बीहोल्ड यानी उसे देखो, सी, देखना। फील्ड क्षेत्र बोल सकते, खेत। सिंगल अकेली। तो ये जो शुरुआत हुई है वही सरप्राइजिंग स्टार्टिंग हुई है कि देखो उसे, बेहोल्ड हर, उसे देखो, वो खेत में बिल्कुल अकेली, वहाँ पर कौन है? एकांत में, हाईलैंड पहाड़ों पर एक जो लड़की है वहाँ पर काम कर रही है। कौन, क्या काम कर रही है? रीपिंग, कटाई कर रही है, फसल को काट रही है। और सिंगिंग बाय हरसेल्फ, और खुद से गाना गा रही है। स्टॉप हेयर और जेंटल पास। अब पोइट यहाँ पर कह रहे हैं कि जिसको उसके गाने सुनने में आनंद आ रहा है, ये प्रोसेस देखने में आनंद आ रहा है, वो वहाँ पर रुके अगर वो चाहे तो। और अगर किसी को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही तो वो उस लड़की को बिना डिस्टर्ब किए वहाँ से जा सकता है। ठीक है। अलोन शी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन। अकेली वो वहाँ पर क्या कर रही है? फसल काट रही है, और जो अनाज है उसको बांध रही है। ग्रेन, अनाज को बांध रही है। एंड सिंग अ मेलनकली स्ट्रेन, और ये सब काम करते करते वो एक स्ट्रेन माने धुन गा रही है, जो कि कैसी है? मेलनकली, निराशाजनक, दुखद संगीत गा रही है। ओ लिसन, अरे उसे ध्यान से सुनो। फॉर द वेल यानी घाटी, प्रोफाउंड यानी गहरी, इज़ ओवरफ्लोइंग यानी गूंज रही है, विद द साउंड यानी इस दुख भरे गीत से। अरे उसे देखो, वहाँ पर सुनो, ध्यान से सुनो। अब पहाड़ी की बात हो रही है तो इस वजह से घाटी आई है कि अरे उसे ध्यान से सुनो, वो लड़की जो दुख भरी जो धुन है, संगीत है, उसको जो वो गा रही है वो घाटी में, गहरी, प्रोफाउंड, गहरी घाटी में ओवरफ्लोइंग गूंज रही है। ठीक है। नो नाइटिंगेल डिड एवर chaunt more welcome notes to weary bands of travelers in some shady haunts among Arabian sands। सबसे पहले तो वो देखिए ऊपर फोटो में जो वो लड़की कटाई कर रही है, तो एक पूरा ये इमेजरी है कि ऐसे ही वो ग्रेन जो अनाज है उसको काट रही है, काम कर रही है, गाना गा रही है।
नाइटिंगेल बुलबुल होती है जो ऊपर फोटो में दिखाई गई है। अरेबियन सैंड्स यानी अरब का रेगिस्तान, सैंड्स माने डेजर्ट, रेगिस्तान। तो ये जो आप थर्ड फोटो देख रहे हैं उसमें जो शेख वगैरह जा रहे हैं, पहले ज़्यादातर ऊँट पर सवारी किया करते थे। तो इसमें बताया गया है कि पहले अरब जो रेगिस्तान है वहाँ से गुजरते वक्त ट्रेडर्स या फिर जो ट्रैवलर्स थे वो ऊँट पर बैठकर जहाँ भी जाते थे और कहीं भी अगर वो आराम करने के लिए वहाँ रुकते थे अरब डेजर्ट में, तो उन्हें डर सताता था कि कहीं उनके साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए, यानी कि कहीं हम बोलते हैं ना अंधड़ ना आ जाए, आंधी वाला, और एकांत में तो कोई डाकू वगैरह ना आ जाए, ऐसा उन्हें डर सताता था वहाँ, और थकावट भी महसूस होती थी। तो नो नाइटिंगेल डिड एवर चॉन्ट, ये भी स्कॉटिश शब्द है, यहाँ पर चैंट है जिसका मतलब गाना, कि किसी बुलबुल ने कभी भी ऐसा मोर वेलकम, स्वागत करने वाला गाना, नोट्स जो धुन है वो नहीं गाई होंगी। किन के लिए? टू वियरी बैंड्स ऑफ ट्रेवलर्स, उन थके हुए यात्रियों के समूह के लिए। इन सम शेडी हॉन्ट, जो कि डर के साए में गुजरते हैं अरेबियन सैंड्स, उन अरेबियन सैंड्स अरब के रेगिस्तानों से, यानी कि अरब के रेगिस्तानों से जो ये थके हुए यात्रियों का समूह गुजरता है जो डर के साए में है कि कहीं और कोई अनहोनी ना हो जाए, उनके लिए जो बुलबुल है उसने कभी भी ऐसे स्वागत भरे धुन नहीं गाई होगी जो ये लड़की गा रही है, मेलनकली सॉन्ग जो ये लड़की गा रही है। और इसमें इतनी शक्ति है कि ये कितने भी लोगों के जो थकावट है उसको गायब कर दे। मैं भी अब यहाँ घूमने आया हूँ तो मेरी ये जो गाना सुन के जितनी भी थकावट वगैरह है सब दूर हो गई है, मतलब मुझे बहुत प्रसन्नता प्राप्त हुई। तो वो बुलबुल भी ऐसा काम नहीं कर सकती, बुलबुल का गाना जो इसका गाना कर रहा है, ठीक है। वियरी बैंड्स ट्रांसफर्ड एपिथेट, ठीक है। अमंग अरेबियन में असोनेंस, अ वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वॉज हर्ड in springtime from the cuckoo bird, breaking the silence of the seas among the farthest Hebrides. कुकू बर्ड, कोयल। स्प्रिंग का टाइम कैसा होता है? चारों तरफ फूल पत्ते होते हैं अच्छे अच्छे, बहुत सुहावना मौसम होता है। तो उस टाइम पे जो कुकू गाना गाती है, आवाज़ निकालती है कोयल, और उसकी आवाज़ में जितनी थ्रिलिंग, मतलब एक जोश भर देने वाली जो रोमांचित आवाज़ होती है ना उस कोयल की, जो कि क्या करती है? ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सी, समुद्र का सन्नाटा चीरते हुए अमंग द फारदेस्ट हैब्रिड्स, कहाँ तक जाती है? दूर स्कॉटलैंड में स्थित उसके जो नॉर्थ पार्ट में आइलैंड्स का ग्रुप जो है जिसको हैब्रिड्स बोलते हैं, वहाँ तक कुक्कू की जो ये आवाज़ है वो चीरती हुई जाती है। ये जो फोर्थ फोटो में दिखाया है ये हैब्रिड्स है, आइलैंड्स का ग्रुप। तो जो कुक्कू की आवाज़ है, जो कुक्कू की ये जो उमंग भर देने वाली जो आवाज़ है वो स्प्रिंग के टाइम पे समुद्र को चीरती हुई दूर हैब्रिड्स तक जाती है ना, तो उस कुक्कू की आवाज़ में भी इतनी थ्रिलिंग नहीं है, वो उसकी आवाज़ मतलब रोमांच पैदा करने वाली नहीं है, उमंग इतनी नहीं भरती जितनी इस लड़की की आवाज़ सुन के मेरे अंदर उमंग भर गई है। मतलब मैं बहुत एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ, इतनी जो क्वालिटीज़ हैं, गुड है, वो कुक्कू की आवाज़ में भी नहीं है जो इसकी आवाज़ में है। विल नो वन टेल मी वॉट शी सिंग्स, परहैप्स द प्लेनेटिव नंबर्स फ्लो, प्लेनेटिव नंबर मेटाफर, और यहाँ पर वो सवाल पूछ रहे हैं और इसका जवाब भी खुद दे रहे हैं। तो यहाँ पर रिटोरिकल क्वेश्चन है, जब कोई सवाल पूछते हैं और जवाब खुद ही देते हैं, तो ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि क्या मुझे कोई बताएगा नहीं कि वो लड़की क्या गा रही है। अब उन्होंने ऐसा इस वजह से कहा है क्योंकि वो लड़की स्कॉटिश भाषा में गा रही है जो पोइट को समझ में नहीं आ रही है। तो क्या कोई मुझे बताएगा नहीं कि ये लड़की क्या गा रही है। अब वो इस पूरे पैराग्राफ में ही अंदाज़ा लगा रहे हैं कि वो लड़की क्या क्या गा सकती है इस गाने में। परहैप्स, हो सकता है, द प्लेनेटिव नंबर्स फ्लो, कि वो कोई जो अनहैप्पी हैपनिंग्स पहले उसके साथ हुई हैं, मतलब कोई घटना बुरी, उसके दुख भरे गीतों को गा रही है, हो सकता है। फॉर ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स, ऐसी चीज़ें, ऐसा कोई दुख जो कि पुराना हो, अनहैप्पी कर देता हो, उसे दुखी कर देता हो। फार ऑफ थिंग्स कोई भी चीज़ हो सकती है बहुत पहले की। एंड बैटल्स लॉन्ग अगो, या फिर हो सकता है कि वो पहले किसी युद्ध के लिए विलाप कर रही है जो पहले दो किंगडम्स के बीच में हुआ हो, जिसमें कई सारे मौतें हुई हों, तो उसके लिए शायद वो विलाप वाला गाना गा रही है। और या फिर हो सकता है
इज़ इट सम मोर हम्बल ले फैमिलियर मैटर ऑफ टुडे, या फिर हो सकता है कि वो जो लड़की है वो आम इंसान की ज़िंदगी में घट रही घटनाओं को एक साधारण तरीके से हमें बताने के लिए दुख भरा गीत गा रही हो। सम नेचुरल सॉरो, या फिर कोई प्राकृतिक दुख को वो हमारे साथ शेयर कर रही है। प्राकृतिक दुख में फ्लड, लैंडस्केप, ये सब आ सकते हैं जिसमें लोग मर जाते हैं, ठीक है। लॉस और पेन, या फिर अंत में वो कहते हैं कि मुझे क्या लगता है दैट हैज़ बीन एंड मे बी अगेन, उसको बहुत पहले कभी कोई बहुत गहरी दर्द हुई है, पीड़ा हुई है, या फिर उसे बहुत बड़ा सदमा लगा है पहले, जो अब उसे रह रह कर याद आ रहा है और वो इसके लिए दुख भरा गाना गा रही है। वट एवर द थीम द मेडन सेंग, अब वो कह रहे हैं कि मेडन कुंवारी लड़की, चाहे वो जो कुंवारी लड़की है वो कुछ भी क्यों ना गा रही हो, किसी भी थीम टॉपिक पर क्यों ना गा रही हो, एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, उसका जो ये गीत है उसकी कोई अंत नहीं है। यानी कि चाहे मुझे भाषा समझ में नहीं आ रही, लेकिन मुझे बहुत कर्णप्रिय लग रहा है, तो सुनने वाले को भी मज़ा आएगा, और वो गा रही है तो उसे ऑफ कोर्स अच्छा लग ही रहा होगा। तो इस गाने की कोई अंत नहीं है। आई सॉ हर सिंगिंग एट हर वर्क, मैंने, वो बता रहे हैं कहाँ देखा, मैंने जब वो काम कर रही थी तब उसे देखा था। एंड ओवर द सिकल बेंडिंग, जब वो दराती से क्या कर रही थी, फसल काट रही थी। ऊपर फोटो में जो उसके हाथ में लग रहा है लड़की की, मैं उसको सिकल, हिंदी में दराती बोलते हैं, उससे झुक करके वो फसल काट रही थी। आई लिसन टू मोशनलेस एंड स्टिल, मैंने उसके गाने को वहाँ पर खड़े होकर बिना हिले डोले स्थिर रहकर सुना। एंड एज आई माउंटेड अप द हिल, ये देखो वो लड़की के पीछे वो माउंटेन ना, तो वहाँ से पोइट गुजर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि अब जैसे ही मतलब मैंने वो माउंटेन की मैं उस पार गया, यानी कि मैं वहाँ से जब आगे बढ़ा, मैंने जब वो चोटी पार की, मैं चढ़ाई की मैंने कार वगैरह से, द म्यूज़िक इन माई हर्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, तो वो जो सॉन्ग था वो मुझे आज के बाद कभी सुनाई नहीं दिया, लेकिन क्योंकि वो चले गए वहाँ से, लेकिन वो जो उसका गाना म्यूज़िक था वो मैंने क्या किया, वह संगीत, उस संगीत को मैंने अपने हृदय में सजो लिया। यानी कि मैंने उस संगीत को अपने हृदय में ऐसा बसा लिया कि जब भी अब मैं आंखें बंद करता हूँ तो मैं उस संगीत को कहीं भी सुन सकता हूँ, और उसे सुनने से मुझे बहुत ज़्यादा शांति मिलती है, चाहे अब मैं वहाँ से कितना भी दूर क्यों ना आ गया हूँ। तो बस यही थी पोएम द सॉलिटरी रीपर बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। बहुत अच्छी पोएम है एक है। अगर फिर भी मैंने आपको वैसे तो सब कुछ समझाने की पूरी कोशिश की है, क्रिटिकल एप्रिसिएशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, बैकग्राउंड और थीम्स वगैरह भी बता दी मैंने आपको, पोइट के बारे में भी बता दिया, टाइटल भी क्लियर कर दिया। फिर भी अगर आपको कोई वर्ड या लाइन वगैरह में कोई डाउट है, समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके पूछें। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू एंड बाय।